साथियों, किसी भी विषय को पढ़ाने हेतु उस विषय की प्रकृति एज ए शिक्षक हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी विषय की अगर प्रकृति पता होगी तो उसके अनुसार कक्षा में शिक्षण कार्य एज ए शिक्षक मेरे लिए काफी आसान हो जाता है। आज हम बात करेंगे गणित विषय की प्रकृति पे। जी हाँ साथियों, गणित विषय की प्रकृति पे बात करें तो सबसे पहला बिंदु आता है गणित विषय की अमूर्तता। जी हाँ साथियों, गणित विषय अमूर्त है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे, जब कक्षा 1 में विशेष तौर पे जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उन्हें संख्या चिन्हों से परिचित करवाया जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिससे वो पहले कभी परिचित नहीं होते। अगर संख्या चिन्हों की बात करें तो ये एक चिन्ह है जो कि संख्या को दर्शाता है, और ये चिन्हों से बच्चे परिचित नहीं होते और ना ही इनका कोई भौतिक जगत में कोई अस्तित्व होता है, ना ही इन चिन्हों को हम टच या महसूस करके देख सकते हैं। इसलिए प्राथमिक गणित शिक्षण में ये जरूरी हो जाता है कि इन संख्या चिन्हों को हम ठोस वस्तुओं से समझाएं। इसलिए कक्षा में मूर्त वस्तुओं का ज्यादा उपयोग होता है गणित शिक्षण में। साथ के साथ मूर्त वस्तुओं के साथ साथ चित्रों का भी उपयोग गणित विषय की अमूर्तता से निपटने के लिए किया जाता है। साथियों, सिर्फ प्राथमिक शिक्षण में ही नहीं, उच्च प्राथमिक शिक्षण में ही गणित विषय और ज्यादा अमूर्त हो जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्या ज्ञान है वो बीज गणित में तब्दील हो जाता है। जहाँ पे 1 2 3 4 पढ़ रहे थे, वहाँ पे x y z आ जाता है, और जहाँ पे बच्चे कुछ नियम बनाने लग जाते हैं। इसलिए इस तरह की अमूर्तता से निपटने के लिए संख्या ज्ञान को बीज गणित से जोड़े जाने की प्रक्रिया शिक्षकों को करनी चाहिए। अब साथियों, बात करते हैं दूसरे बिंदु पे, जो की है गणित विषय की सोपान क्रमिकता। जी हाँ साथियों, गणित विषय का एक हिरार्की होता है। गणित विषय में जो भी आगे आने वाली अवधारणा है उसमें जो पिछली अवधारणा है वो समाहित होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब बच्चे को हम गुणा की अवधारणा से परिचित करवाते हैं तो उसमें संख्या ज्ञान भी आता है और उसमें जोड़ भी आता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिना संख्या ज्ञान, काउंटिंग के, जोड़ के बच्चा गुणा की अवधारणा नहीं समझ पाएगा। और यही अप्लाई होता है उच्च प्राथमिक शिक्षण में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहले बच्चे प्राथमिक शिक्षण में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर से परिचित होते हैं, लेकिन कक्षा 6 में फिर पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, फिर उसके आगे पूर्णांक जो कि इंटीजर्स आते हैं, ऋणात्मक संख्या आती है। ये एक एक करके हियरार्किकल स्ट्रक्चर में आती है। इसलिए कक्षा में ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अगर एक अवधारणा पढ़ा रहे हैं गणित की प्रकृति को देखते हुए, तो उसमें बच्चों को ये जरूरी हो जाता है कि वो पिछली अवधारणाओं से परिचित हों। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, वो है गणित का निगमनिक तर्क। जी हाँ साथियों, गणित विषय का डिडक्टिव लॉजिक। पहले से ही कुछ ज्ञात परिणाम या फिर निष्कर्ष हमने सर्वसिद्ध मान लिए हैं, और उनकी मदद से हम कुछ वस्तु विशेष को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूक्लिड की अगर कुछ एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की बात करें, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, वो पहले से ही डिटरमाइंड है बाय यूक्लिड। एक उदाहरण देखते हैं कि एक होल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। और अगर मैं पोस्टुलेट्स की बात करूं, अभिधारणाओं की बात करूं जो कि ज्यामिति से सीधा संबंध रखती है, उसका भी एक उदाहरण देखते हैं कि एक सरल रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जा सकती है। ये एक अभिधारणा का उदाहरण था। तो पहले से ये सर्वमान्य कुछ एक्सियोम्स और पोस्टुलेट होती है, उसके आधार पर हम डिडक्टिव लॉजिक करते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 2 समकोण के बराबर होता है। अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे? आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ट्राइंगल ABC। जी हाँ साथियों, और उस जो साइड BC है उसके अगेंस्ट में हम वर्टेक्स A पे अगर एक समांतर रेखा खींचे MN, तो आप देख पाएंगे ट्रांसवर्सल AB और AC आपको दिख रही है। अब जो MN लाइन है जो कि वर्टेक्स A पे आ रही है, वो क्या कोण बना रही है? वो कोण बना रही है 4 और 5। और हम जैसा जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में जो ट्रांसवर्सल होता है वो ऑल्टरनेट एंगल्स बनाता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और हम पहले से जानते हैं कि 2 ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं इस व्यवस्था में। और एंगल 2 और एंगल 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भी बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरल रेखा पे MN पे जो लाइन में जो तीनों एंगल बन रहे हैं वो तीनों सरल रेखा के कोण के बराबर हैं, यानी 180 डिग्री है, यानी 2 समकोण के बराबर हैं। इस उदाहरण में हम जब सिद्ध करना चाहते थे कि तीनों कोण का जो सम है, जो योग है वो 180 डिग्री होगा, उसके लिए हमने पहले
ये ज्ञात हमारा पहले से है कि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, और ये भी पहले से ज्ञात है कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह हम डिडक्टिव लॉजिक या फिर निगमनिक तर्क गणित में उपयोग करते हैं। साथियों, मैं अंतिम बिंदु पे आता हूं कि गणित विषय में जो भी कथन होते हैं वो अनडाउटेड होते हैं, जो असंदिग्ध होते हैं, उन पे कोई संदिग्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे अगर आप बोलते हैं कि अगर ये ग्लास आधा है, तो वो हम दैनिक जीवन में तो उपयोग करते हैं, लेकिन क्या वो सही में आधा है? अगर मैं गणित की दृष्टि में देखूं, औपचारिक दृष्टि से देखूं, तो वो आधा और आधा ही होना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं आता। लेकिन हम दैनिक जीवन में इस तरह के कई वाक्य बोलते हैं कि चौथाई गिलास पानी हो गया, आधी रोटी हो गई। तो ये अनौपचारिक भाषा में यूज होता है, लेकिन गणित में अगर 2+2 4 ही होगा, इस पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता, कोई संदिग्ध नहीं किया जा सकता। तो साथियों, गणित की प्रकृति समझते हुए आज हमने 4 बिंदु पे मुख्य चर्चा की। सबसे पहले गणित विषय की अमूर्तता पे चर्चा की, फिर हमने गणित विषय की सोपान क्रमिकता पे बात की, फिर हमने ये देखा कि गणित में डिडक्टिव लॉजिक होता है, निगमनिक तर्क होता है, और चौथे बिंदु और अंतिम बिंदु में ये देखा कि गणित विषय में जो कथन होते हैं वो असंदिग्ध होते हैं, जिसपे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि गणित की प्रकृति समझते हुए हम अपने कक्षा कक्ष में जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो इनको ध्यान में रखते हुए करें। धन्यवाद।